हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम देखेंगे हिंदी का पेपर। ये सन 2023 का यूपी बोर्ड के हिंदी का पेपर है। आज हम आपको हिंदी के पेपर एकदम ट्रिक से बताएंगे। बस आपको यही रूल लगा देना है, पूरे के पूरे आपको 70 में 70 मिल जाएंगे। टीचर एकदम खुश होकर नंबर देगा अगर आप ऐसे ही कॉपी भर के आएंगे। तो हम आपको बताएंगे, आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं याद होगा तब भी आपको कैसे लिख के आना है, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। आज हमारे साथ आप बने रहिए। तो अनुक्रमांक यहाँ पर आपको लिख देना है इस पेपर में, और यहाँ पर आपका अपना नाम लिख देना है। उसके बाद फिर यहाँ पर इसको पलट देना है ये। फिर उसके बाद खंड आ होगा, तो खंड आ में जो होगा वहाँ पर बहुविकल्पीय होंगे। 20 के 20 खंड आ में बहुविकल्पीय। तो सबसे पहला क्या है कि चिंतामणि के रचयिता कौन है, तो चिंतामणि के रचयिता आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। चिंतामणि के रचयिता कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। और पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है, तो मुंशी प्रेमचंद हैं। और जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है इसमें कह रहा है, तो वो कौन है, लहरों के राजहंस, ध्रुव स्वामी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ये तीनों जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं। और जो लहरों के राजहंस है ये मोहन राकेश का नाटक है, इसलिए लहरों के राजहंस नहीं है इसमें। नंबर 4 में है शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक हैं। तो शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक कौन है, अज्ञेय हैं। और नंबर 5 अपनी खबर आत्मकथा है किसकी, तो पंडित बेचन शर्मा उग्र की अपनी खबर आत्मकथा के लेखक पंडित बेचन शर्मा उग्र हैं। 6वां देखेंगे, भूषण किस युग के कवि हैं, तो रीतिकाल के। भूषण किस युग के कवि हैं, तो भूषण जो है वो रीतिकाल के कवि हैं। और ललित ललाम के रचना कौन है, तो मतीराम। ललित ललाम किसकी रचना है, तो ये मतीराम की रचना है। ललित ललाम की रचना है मतीराम की। अब देखेंगे हम 8वां, यशोधरा के रचनाकार कौन है, तो यशोधरा के मैथिली शरण गुप्त। और आंगन के पार द्वार के रचनाकार कौन है, तो अज्ञेय जो है वो आंगन के पार द्वार के लेखक अज्ञेय हैं। और दीपशिखा काव्य संग्रह रचना है, तो दीपशिखा महादेवी वर्मा की है। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है, शोक होता है। और चरण कमल बंदो हरिराई पंक्ति में अलंकार है, तो चरण कमल बंदो हरिराई पंक्ति में रूपक अलंकार है। तो रूपक अलंकार पहचानने को होता है कि सिर्फ इसमें डैश होगा, तो जहाँ भी किसी भी उसमें अलंकार में अगर डैश मिलेगा तो वहाँ पर हम रूपक अलंकार लगा देंगे। अगर डैश के साथ साथ सा सी से अगर ये वर्ड होते हैं तो वहाँ पर उपमा अलंकार होगा। तो यहाँ पर सिर्फ क्या है, चरण कमल बंदो हरिराई, तो यहाँ पर रूपक अलंकार होगा। अब 13, यह सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। 11 और 13 मात्राओं पर यति होता है। यह लक्षण किस छंद के हैं, तो रोला के हैं। रोला जो होता है वो सममात्रिक छंद होता है, उसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक में 24 मात्राएं होती हैं। और 11 और 13 पर उसमें यति मतलब विराम होता है, यति को ही विराम कहते हैं। तो वही किसके ये लक्षण है, तो रोला के लक्षण है। अब हम आगे देखेंगे, आगे 14वें में क्या है कि पर्यावरण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है पर्या, मतलब वर्ण जो है एक पूरा पूरा वर्ड बन रहा है, तो पर्या जो लगा है ये उपसर्ग है। और महानता शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग है, तो महानता शब्द में ता प्रत्यय का प्रयोग है। महानता क्योंकि महान एक पूरा पूरा वर्ड है, ता जो बच रहा है ये हमारा प्रत्यय है, क्योंकि प्रत्यय पीछे लगता है और उपसर्ग जो है वो आगे जुड़ता है। अब के 16वां, सुख दुख में समास है, तो द्वंद्व समास, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं सुख दुख जो हैं। तो सुख दुख में कौन सा है, तो सुख दुख में द्वंद्व समास है। 17, निम्नलिखित में से अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, तो कौन सा, अनल पावक ज्वाला। अनिल जो है ये हमारा अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि अनल पावक ज्वाला ये तीनों हमारी अग्नि के पर्यायवाची हैं। अभिउदय का संधि विच्छेद अभि प्लस उदय है। मधु शब्द का पंचमी विभक्ति एवं एक वचन रूप है, तो मधु शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन रूप जो है वो मधुना है। कौन है, तो मधुना है। और षष्ठी वाले में क्या कह रहा है कि पठिष्यथः धातु रूप का वचन एवं पुरुष कौन सा है, तो द्विवचन एवं मध्य पुरुष है। आपको ऐसे ही पूरे 20 बहुविकल्पीय कर देना है। ये पूरा 20 विकल्पीय जो है ये पूरा आपको उमार में करना है। अब जो है आपको जो कॉपी में लिखना है उसको यहाँ से करना है खंड बा से, मतलब खंड आ जो है इसमें का ये खंड आ को आपको पूरा पूरा उमार में लिखना है, इसको कॉपी में कुछ नहीं करना है। अब खंड बा जो है आपको इसको कॉपी में लिखना है। तो कॉपी में लिखने से पहले आप उसको कॉपी में अपना रोल नंबर शब्दों में, अंकों में और डेट और प्रथम पाली ये सब आप भरने के बाद फिर उसके बाद डालेंगे
खंड बा, सबसे ऊपर आपको डालना है खंड बा, फिर उसके बाद उसके नीचे डालना है कि प्रश्नोत्तर, उसके नीचे क्या डालना है आपको, प्रश्नोत्तर संख्या, प्रश्नोत्तर संख्या, फिर उसके बाद नंबर नहीं डालना है आपको, क्योंकि प्रश्नोत्तर संख्या नंबर ऐसे नहीं, प्रश्नोत्तर संख्या फिर बराबर करके, फिर जैसे पहला है तो पहला लिखो, प्रश्नोत्तर संख्या पहला डालने के बाद, अब पहला डालने के बाद जैसे आपको ये वाला आपको नहीं आ रहा है, आप अथवा करने जा रहे हैं, तो इसके पहले के आगे फिर यहाँ पर ऐसे, मतलब पहला ये लिखने के बाद फिर ऐसे ऐसे करो, फिर उसके आगे अथवा लिख देना है आपको, क्या करना है उसके आगे फिर अथवा लिख देना है। अगर अथवा वाला कर रहे हो तो आप, जैसे अथवा वाला नहीं कर रहे हो आप, आपको यही आ रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ प्रश्नोत्तर संख्या बराबर 1, फिर वही पहला है तो 1 लिख देना है बस। और जैसे पहले का अथवा वाला कर रहे हो तो उसके आगे ब्रैकेट के अंदर अथवा लिख देना है बस। आपको इतना ही करना है कि अगर अथवा वाला करोगे इसमें, और जो पहला क्वेश्चन है ये हमारा कितने नंबर का है, ये 6 नंबर का है। तो इसमें क्या कह रहा है कि आरू पास आया और ममता ने रुक रुक कहा, तो यहाँ पर ममता आ गया, तो ममता वर्ड से हम तुरंत क्या समझ गए कि ये किस चैप्टर से लिया गया है, ये ममता चैप्टर से लिया गया है। जिसके लेखक कौन है, तो जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद हैं, जिसके लेखक कौन है, जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद हैं, और ममता चैप्टर से यह लिया गया है। तुरंत हम आपको ये तीनों क्वेश्चन इसमें करना है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो संदर्भ आपको लिखना है, संदर्भ हेडिंग डालने के बाद फिर लिख देना है कि प्रस्तुत गद्यांश है, तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी से ममता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। बस आपको इस वाले क्वेश्चन में इतना लिख देना। फिर दूसरे वाले क्वेश्चन में यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा व्याख्या कर देना है, क्योंकि रेखांकित अंशों की व्याख्या कर रहा है। और तीसरे वाले क्वेश्चन में जो करना है तो इसमें से हम पढ़ेंगे तो वही कर देना है आपको आंसर। और फिर ये अथवा वाला क्या कर रहा है, कितना जीवन बरस पड़ा दीवारों पर, जैसे फसाने अजायब का भंडार खुला हो। तो ये किस चैप्टर से लिया गया, तो ये अजंता से लिया गया है, अजंता से लिया गया है, और इसके लेखक है भगवती शरण उपाध्याय है, और ये अजंता चैप्टर से लिया गया है। तो आपको फिर भी वैसे ही प्रस्तुत संदर्भ में वैसे ही आपको लिख देना है, फिर उसे रेखांकित अंक की व्याख्या कर देना है आपको। फिर उसके बाद ये जो क्वेश्चन दिया है आपको, इसे आप ऐसे ही बढ़िया एकदम राइटिंग में करेंगे तो आपको 6 में तो 5 जरूर आपको एग्जामिनर दे देगा। अगर आपको जैसे ये क्वेश्चन मतलब ये रेखांकों से अंशों की व्याख्या करना नहीं आता, तो आप क्या करिए, इसी में से थोड़ा थोड़ा उतार लीजिए। जैसे पहले यहाँ से यहाँ तक उतार लीजिए, फिर उसके बाद दूसरे में, मतलब इतना सा हो जाए कुछ बड़ा, जैसे यहाँ से यहाँ तक कह रहा है तो इसी में से कुछ कुछ उतारते हम चले आएंगे, नहीं तो पूरा ही उतार लेंगे। अगर आपको रेखांकों से अंशों की व्याख्या करना नहीं आ रहा तो आपको यही पूरा उतार देना है बस, और थोड़ा बदल के। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो पद्यांश पर आधारित देगा है, तो पद्यांश ये भी 6 नंबर का है, तो उसमें गद्य पे था, इसमें पद्य पे है। तो पुरते निकसी रघुवीर वधु धीर धीर गए मग में डरते, तो इसमें भी अगर ये वाला करना है तो ये वाला करनी है, अथवा वाला करना है, ये अथवा दिया है यहाँ पर, ये हमारा ये अथवा वाला है, ये यहाँ पर अथवा डाला गया, तो जो आए आपको वही करना है। तो ये हमारा पुरते निकसी रघुवीर वधु, तो इससे हमें पता चलता है कि ये किससे लिया गया है, तो ये वन पथ पर चैप्टर से लिया गया है, जिसके लेखक गोस्वामी तुलसीदास हैं, इसके लेखक। तो आपको वैसे ही इसमें भी संदर्भ लिखना है, संदर्भ इसमें लिखना है, प्रस्तुत गद्यांश उसमें था तो इसमें पद्यांश है, तो इसमें लिखना है प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के वन पथ पर नामक चैप्टर से लिया गया है, जिसके लेखक गोस्वामी तुलसीदास। इतना लिखने के बाद फिर उसके बाद ये आपको क्वेश्चन करना है, फिर ये पर्णकुटी में ये सब जो आपको दिया है ये सब कर देना है। फिर उसके बाद देखेंगे अब तीसरा क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि दिए गए संस्कृत गद्यांश में किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये कितने नंबर का है, ये 5 नंबर का है, और क्या कह रहा है हिंदी में संदर्भ सहित अनुवाद करिए। तो पहले हमें इसके पढ़ना है, तो ये इससे क्या पता, भारतीय संस्कृति से पता चल रहा है कि हमारा भारतीय संस्कृत चैप्टर से लिया गया है, भारतीय संस्कृत चैप्टर से लिया गया है। तो संदर्भ में हमें क्या लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड से भारतीय संस्कृत नामक पाठ से लिया गया है। इतना आपको लिखना है। इतना लिखने के बाद फिर उसके बाद वो डाल देना है, फिर अनुवाद डाल के फिर इसका पूरा अनुवाद कर देना है, बस आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में है कि नीचे दिए गए गद्यांशों में से किन्हीं एक पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कर दीजिए। तो ये वाला श्लोक और ये वाला श्लोक, इन दोनों श्लोक में से आपको जो भी आए उसी का संदर्भ सहित अनुवाद करिए। तो संदर्भ में फिर आपको वैसे ही लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड से और जिस चैप्टर से लिया गया, तो ये भारतीय संस्कृत चैप्टर से लिया गया है। तो संस्कृत खंड से भारतीय संस्कृत चैप्टर से लिया गया है, आपको इतना
लिख देना है संदर्भ में। फिर उसके बाद अनुवाद डालकर इसका पूरा आपको अनुवाद कर देना है। आपको ये आए तो ये करना है, नहीं फिर अथवा डाल के आपको ये वाला कर देना है। ये वाला जीवन सूत्राणी नामक चैप्टर से लिया गया है। फिर क्वेश्चन 5 में है कि आप अपने पठित पाठ गद्यांशों पर आधारित निम्नलिखित में से किसी एक का उत्तर दीजिए। तो मतलब जो आपके जिले में निर्धारित हो, तो यहाँ पर हमारी इसमें यहाँ पर ज्योति जवाहर आपको करना होता है, तो आपको ज्योति जवाहर कर देना है। आपको 2 में से जहाँ ये वाला करिए जहाँ वाली, तो क्वेश्चन नंबर के आगे 1 आई, अगर ये वाला कर रहे हो तो 1 आई डालो, ये वाला कर रहे हो तो 2 आई डाल दो बस। फिर उसके बाद देखेंगे हम क्वेश्चन 6 में क्या है कि दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो आप इन तीनों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिख दीजिए और उसके बाद उनकी एक रचना लिख देना है। और वैसे इसमें कि दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो आपको इन तीनों में से एक लिख कर उनकी एक रचना लिख देना है। अब फिर क्या करें, अपने पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखे जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। मतलब आपको एक श्लोक लिखना है 7वें में जो 2 नंबर का है। एक श्लोक लिखना जो इस प्रश्न पत्र, मतलब जैसे ये दोनों इस प्रश्न पत्र में दिए गए हैं, तो इन दोनों को छोड़कर आपको कोई एक श्लोक लिखना है। अगर आपको ये श्लोक नहीं याद है तो आप इन दोनों में से भी लिख सकते हैं, आपको वह नंबर दे देगा। पर अगर आपको याद है तो ये दोनों नहीं लिखना है, आपको जो याद किए हो वहीं पर एक श्लोक लिख देना है जिससे कि आपको वो 2 के 2 पूरे दे। फिर 8वें क्वेश्चन में क्या है, 8वें में है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। मतलब इन चारों में से किसी 2 का संस्कृत में हमें उत्तर दे देना है। तो पहला क्या है, वीराः केन पूज्यते, तो वीरा वीरेण पूज्यते लिख देना है। पदेन बिना किम दूरम यति, तो पदेन बिना पत्रम दूरम यति। बस आपको यही 2 कर देना है। अब 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 9वें में है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो जो निबंध है इसमें यह निबंध 9 नंबर का आता है। तो 9 नंबर का आता है तो आपको 4 पेज 3.5 पेज से तो कम नहीं लिखना, 3 पेज से ऊपर ही आपको लिख देना है निबंध। ये चारों में से किसी एक टॉपिक पे आपको 3 पेज का निबंध जरूर लिखना, क्योंकि आप 3 पेज का लिखेंगे तभी आपको पूरे के पूरे वो नंबर देगा। एक पेज पर 3 नंबर देगा, तो वो 3 त्रिका 9, आपके 9 नंबर पूरे मिलेंगे। नहीं तो आपको वो अगर 3 पेज से कम लिखे हैं तो आपका वह नंबर इसमें निबंध में काट लेगा। अब यहीं पर हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। बस आपको ऐसे ही पूरा टॉपिक टू टॉपिक पूरा लिखना है पेपर में, और आपको पूरे इसमें 70 के 70 नंबर मिलेंगे। आपको इससे बाहर कुछ नहीं लिखना है, पूरा आपको यही तरह वहाँ पर पेपर मिलेगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को तथा शेयर करिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए।